नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज है 29 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये जो लेक्चर है आपके और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले करते हैं क्विक रिवीजन एंड फिर लेते हैं टॉप 10 क्वेश्चन करते हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं डे ऑफ द वर्ड, जो कि हमेशा करते हैं। तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ओके। और ये लेक्चर जो है आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे इस वीडियो को मैं अपलोड कर देती हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँ उन सभी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके। एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखना होगा जय हिंद जय भारत। हमारा जो सेशन है जय हिंद जय भारत के साथ ही स्टार्ट होता है। एंड थॉट ऑफ द डे है गाइज आज का, बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ी कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी से ही आपको बड़ी कामयाबी हासिल हो पाएगी है। ओके। एंड अब स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे सेशन और कर लेते हैं जल्दी से क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन में हम करेंगे कल के जितने भी टॉप 10 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन करेंगे पहले। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व ड्रग दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व ड्रग दिवस। ओके। सेकंड क्वेश्चन है, टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए किस पनडुब्बी की दुर्घटना से पायलट और 4 टूरिस्ट की मौत हो गई? तो करेक्ट ऑप्शन है वो जो सबमरीन था, वो सबमरीन का नाम है टाइटन। तो टाइटन सबमरीन था जिसमें बैठकर पायलट और जो 4 टूरिस्ट थे, ओके, वो उन सभी की इस दुर्घटना में मौत हो गई है। तो वो टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने जा रहे थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में राज्य सरकार ने देसी गाय को खरीदने पर 40,000 रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी हाल ही में कहा है कि देसी गायों की खरीद पर 40,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, किसने लेडीज यूरोपियन टूर गोल्फ खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में दीक्षा डागर है जो कि एक गोल्फर है, इन्होंने अभी लेडीज यूरोपियन टूर गोल्फर खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने अभी हाल ही में ये घोषणा किया है कि वो जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, हाल ही में किसे प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पंडित पीडी बाउल को अभी हाल ही में कला क्रांति यानी प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो मिस्र के दौरे पे गए हुए थे अभी प्रधानमंत्री जी, तो वहीं का जो सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल, इसी सम्मान से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट है क्वेश्चन, कावेरी कोश मिसोताकिस किस देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे? तो ग्रीस के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, ओके, जिनका नाम है कावेरी कोश मिसोताकिस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ, हाल ही में किस राज्य में 1000 साल पुरानी मूर्ति कला की अनोखी पहचान की गई है? तो अभी हाल ही में ये जो मूर्ति है तेलंगाना में मिली है। तो याद रखिएगा 1000 साल पुरानी मूर्ति कला है जो कि तेलंगाना में अभी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने भी हाल ही में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठन किया है। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। ओके। अब बात करेंगे यहाँ पे हम लोग अपने सेशन का, जो कि है 29 जून 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी को पता होता है कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, डे से रिलेटेड होता है। तो हाल ही में विश्व एमएसएमई दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज वर्ल्ड एमएसएमई डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो अभी हाल ही में एमएसएमई वर्ल्ड डे मनाया गया है। तो ये कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 27 जून को मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन बी है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड एमएसएमई डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 27 जून को सेलिब्रेट करते हैं। एमएसएमई की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम। ठीक है।
अब बात करेंगे इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो अंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम यानी कि एमएसएमई दिवस, विश्व एमएसएमई दिवस हर साल 27 जून को दुनिया भर में एमएसएमई के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। वे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आप सभी को पता होगा। वहीं भारत में एमएसएमई दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है? फ्यूचर रेडी एमएसएमई फॉर इंडिया @100। ये इस साल की थीम रखी गई है जो भारत ने रखी है। वहीं बात करें अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक परिषद ने इस वर्ष की थीम क्या रखी है? तो वर्ल्ड में जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर जो थीम रखी गई है वो थीम है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर टुगेदर के साथ इस दिन को मना रही है। तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक परिषद की इस वर्ष की थीम रखी गई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने यूएन ने इसे 27 जून को सूक्ष्म लघु और मध्य आकार के उद्यम दिवस के रूप में नामांकित किया था, जो कि 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी के माध्यम से 27 जून को चुना गया था जब हम एमएसएमई डे को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि मई 2017 में विकासशील देशों में सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि हमारे 17 है, उसी को प्राप्त करने के लिए एमएसएमई की पूर्ण क्षमताओं को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं को बढ़ाना और नामक और कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ओके, एंड अब डिस्कस कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में डीबीएस बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डीबीएसबी बैंक इंडिया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि रजत वर्मा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। तो रजत वर्मा जो है अभी हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। तो बात करते हैं इन्हीं के बारे में। तो डीबीएस बैंक इंडिया ने रजत वर्मा को बैंक में संस्थागत बैंकिंग के प्रबंध निदेशन और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। संस्थागत बैंकिंग के वर्तमान प्रमुख कौन है? नीरज मित्तल है, जिनको भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में डीबीएस बैंक के कंट्री हेड के रूप में नई भूमिका के लिए उन्हें चुना गया है। तो इससे पहले रजत वर्मा जी से पहले कौन थे? तो नीरज मित्तल थे इस पद पे। अब उन्हीं की जगह कौन आने वाले हैं? रजत वर्मा आने वाले। तो जिनकी आप इमेज देख रहे हैं इन्हीं का नाम है रजत वर्मा, जो कि डीबीएस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर चुने गए हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डीबीएसबी बैंक लिमिटेड के बारे में। तो ये एक सिंगापुरी बहुराष्ट्रीय बैंकिंग है जो कि वित्तीय सेवा निगम प्रदान करती है। इसका मुख्यालय की बात करें तो सिंगापुर में है, वो भी सिंगापुर के कहाँ पर है? तो मिराना बे जिले में मिराना बे इन फाइनेंशियल सेंटर में है। बैंक के पहले द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और 21 जुलाई 2003 को बैंक ने अपनी वैश्विक भूमिका को प्रतिबंधित करने के लिए डीबीएस नाम अपनाया। तो इससे पहले इस बैंक का नाम क्या था वो याद रखिएगा। तो द डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड इसका नाम था, लेकिन 2003 में इसका नाम बदल के डीबीएस भी रख दिया गया है। डीबीएस बैंक इज वन ऑफ सिंगापुर, यानी कि जो डीबीएस बैंक है वो डीबीएस बैंक ओबीसी बैंकों और यूओबी बैंक के साथ सिंगापुर के बड़े 3 बैंकों में से एक है। वहीं इसके प्रमुख बाजारों की बात करें तो चीन, भारत, इंडोनेशिया और हांगकांग और ताइवान शामिल है। डीबीएस बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। इसकी सेवाओं में खुदरा बैंकिंग, धन प्रबंधन, कॉर्पोरेट बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, व्यापार वित्त और ट्रेजरी और बाजार सेवाएं और बीमा समाधान भी शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा ये डीबीएसबी बैंक के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डीबीएसबी की बैंक की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 जुलाई को हुई थी इसकी स्थापना। तो याद रखिएगा 16 जुलाई को इसकी स्थापना की गई थी। वहीं 16 जुलाई 1980 एक सेकेंड 16 जुलाई और 1968, ठीक है। तो डीबीएसबी की जो स्थापना की गई थी कब की गई थी? 16 जुलाई 1968 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है सिंगापुर में है, जैसे कि आप सभी को मैंने अभी बताया था। तो याद रखिएगा डीबीएसबी बैंक के बारे में इतनी सभी जानकारी को। और अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड है। हाल ही में फीफा आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो हु हैज रिसेंटली बीन हैंड ओवर द होस्टिंग ऑफ अपकमिंग फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप? तो करेक्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया, और यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट अगेन। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इंडोनेशिया जो है अभी हाल ही में जो आने वाले यानी कि अपकमिंग जो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी मेजबानी करेगा इंडोनेशिया।
ओके, तो बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन समय से 2023 में फीफा अंडर 17 यानी कि अंडर 17 विश्व कप, फीफा अंडर 17 विश्व कप का जो है 19वां संस्करण होगा, याद रखिएगा। वही फीफा के सदस्य संघों की ऑर्डर अंडर 17 राष्ट्रीय टीमों द्वारा आयोजित द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय पुरुष युवा फुटबॉल टूर्नामेंट है ये, जो कि 10 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 तक कहाँ होगा, इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा, जो कि पहली बार है कि इंडोनेशिया जो है फीफा टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, और ये पहला मौका है जो कि फीफा अंडर 17 विश्व कप आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि इंडोनेशिया में जो इंडोनेशिया है वो उसे अभी अभी क्या मिला है कि अंडर 17 में जो भी फीफा फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन हो रहा है, तो इंडोनेशिया को पहली बार ऐसा होगा कि वो इसे आयोजित करेगा। ओके, तो इतनी बातों को याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इसी से बैकग्राउंड की जो इन्फॉर्मेशन है उसी के बारे में। तो ब्राजील फीफा अंडर 17 विश्व कप की बात करें तो वर्तमान में चैंपियन है। वही फीफा के वर्तमान अध्यक्ष है जियानी इन्फिनिटो, और फीफा का मुख्यालय आप सभी को पता होगा तो स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड में भी कहाँ पे, ज्यूरिख में, तो याद रखिएगा। इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, तो जोको विडोडो है, जो कि राष्ट्रपति हैं, और वहां की जो करेंसी है वो रुपया है, तो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी, तो रिसेंटली इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन विल रन, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी यानी हरियाणा। हरियाणा में अभी हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। तो हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है भारत में कहाँ चलने वाली है, तो हरियाणा में, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जिंदा और सोनीपत के बीच संचालित की जाएगी। वहीं एक तरफ की दूरी जो है 90 किलोमीटर, और एक ट्रेन इंजन में 360 किलोग्राम हाइड्रोजन भरा जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 120 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे ट्रेन का एक चक्कर पूरा हो जाएगा, और ये देश की पहली ट्रेन होगी जिससे प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में किसे आईएमए पुरस्कार मिला है, तो हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द आईएमए अवार्ड। आईएमए अवार्ड मींस ऑफ कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो अभी आईएमए अवार्ड किसे दिया गया है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी के वेणुपाल गोपाल। तो वेणुपाल गोपाल जी को अभी जो कि हाल ही में आईएमए का अवार्ड मिले जा रहा है, तो जिनकी इमेज आप देख रहे हैं इन्हीं का नाम है के वेणुगोपाल, जिन्हें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पुरस्कार यानी अवार्ड दिया गया है। बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन की बात करेंगे यहाँ पे, इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के सामुदायिक सेवा की श्रेणी के तहत इंडिया मेडिकल एसोसिएशन पुरस्कारों के लिए जनरल अस्पताल अलपुच्छा केरल के शहर में स्वशासन चिकित्सक हैं, जिनका मुख्य सलाहकार जो कि हैं, जिनका नाम है डॉक्टर के वेणुगोपाल का चयन किया गया है इस अवार्ड के लिए। ओके, वह जो है 1 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के आईएमए मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में इस पुरस्कार को प्राप्त करेंगे। वहीं बात करें अगर हम लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बारे में, तो इसका गठन कब हुआ था, 1928 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का गठन हुआ था, और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में है। और इस अध्यक्ष कौन है, तो आईएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कौन है, तो सहजानंद प्रसाद सिंह जो है इसके अध्यक्ष है। तो ये याद रखिएगा इन सभी बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में किस देश को पीछे छोड़ दिया है, तो रिसेंटली इंडिया हैज लेफ्ट बिहाइंड विच कंट्री इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। तो गाइज ये बहुत ज्यादा मतलब कि एक गर्व करने की बात है। तो ऑप्शन ए इस करेक्ट होगा, यानी कि चीन को हमने पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क के मामले में हम जो है भारत जो है आगे आया है। तो करेक्ट ऑप्शन है चीन। एंड अब डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को। दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत जो है अब अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं केंद्र सरकार ने पिछले 9 साल में देश भर में लगभग 54,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्गों का
जाल बिछाया है। वहीं भारत ने 1.45 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर चीन को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। यानी फर्स्ट पोजीशन पे कौन है सड़क नेटवर्क में, तो तो कौन है, अमेरिका है। सेकंड नंबर पे कौन हो गया है, भारत। तो हमने चीन को पीछे छोड़ते हुए हम लोग आगे आए हैं। यानी दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के मामले में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। हाल ही में कौन आयरन मैन प्रीमियम हैंडबॉल लीग का चैंपियन बना है? हु हैज बिकम द चैंपियन ऑफ आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग रिसेंटली? तो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र को अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग का चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया है। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे यहाँ पे एक बार। तो फाइनल में गोल्डन ईगल्स यानी उत्तर प्रदेश के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद महाराष्ट्र जो है आयरन मैन को प्रीमियम हैंडबॉल लीग के पहले सीजन के चैंपियन का ताज उसने पहन लिया है। वहीं इनके पक्ष की बात करें तो 38-24 के इसमें समापन हुआ है। फाइनल में आयरन मैन पूरी तरह से हावी थे, जिन्होंने आक्रामक मास्टर क्लास का प्रदर्शन किया था। प्रीमियम हैंडबॉल लीग के उद्घाटन सीजन का ग्रैंड फाइनल जो है महाराष्ट्र के आयरन मैन और गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश के बीच एक बहु प्रतिष्ठित मुकाबला हुआ था। दोनों टीमों ने फ्रंट फुट पर खेलने की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा, जो महाराष्ट्र है आयरन मैन, जिसने कि आयरन मैन को प्रीमियम हैंडबॉल लीग में चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया है, जो कि उत्तर प्रदेश को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। हाल ही में जॉन गुड इनफ का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो जॉन गुड इनफ हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? तो कौन थे? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, यानी कि एक वैज्ञानिक थे। ये एक रसायन वैज्ञानिक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इनकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। तो लिथियम आयरन बैटरी के आविष्कारक हैं जिनका नाम है जॉन बी गुडिन, जिनका 100 वर्ष की आयु में अभी हाल ही में निधन हो गया है। शहर का नाम बताऊं अगर मैं आपको, तो टेक्सास आइसन शहर में इनका निधन हुआ है। गुड इन्फ की बात करें तो इन्होंने दुनिया के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। जॉन गुडइनफ ने मॉडर्न लाइफ में सबसे कारगर रहने वाली लिथियम बैटरी को बनाया था, जिससे हम मोबाइल, लैपटॉप से लेकर कई अन्य बैटरियों का इस्तेमाल करते हैं। आज इन्हीं की वजह से सेलफोन, कंप्यूटर, पेसमेकर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक कारों तक के उपकरणों को रिचार्ज करने के लिए हम लोग लिथियम आयरन बैटरी का ही यूज करते हैं। इन्हीं के लिए इन्हें रसायन विज्ञान में इन्हें 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में गुड इनफ का अभी हाल ही में निधन हो गया है, जिन्होंने लिथियम आयरन बैटरी का आविष्कार किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। हाल ही में अनुराग वर्मा कहाँ के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो रिसेंटली अनुराग वर्मा हैज बिकम अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ। तो कहाँ के बने हैं? करेक्ट ऑप्शन ए, पंजाब। तो पंजाब के अभी हाल ही में अनुराग वर्मा जी को नए मुख्य सचिव के रूप में चुन लिया गया है, जिनकी इमेज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो पंजाब के नए मुख्य सचिव है जिनका नाम है अनुराग वर्मा, जो कि एक IAS अधिकारी हैं, जो कि पंजाब के एक नया मुख्य सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब की जो राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब का जो गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को इसका गठन किया गया था। वहीं अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? भगवत सिंह मान जो है इस वक्त के कौन है? करंट के CM है। वहीं गवर्नर की बात करें, वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित जो है पंजाब में कौन है? गवर्नर है। बड़ा शहर कौन सा है पंजाब का? तो लुधियाना जो है पंजाब का बड़ा शहर है। वहीं जिले की बात करें तो जिले कितने हैं पंजाब में? तो 22 जिले हैं। लोक नृत्य की बात की जाए तो भांगड़ा है, गिद्धा है, डफ है, दमन है, भांड है और नकल है। तो ये यहाँ पे इसके कुछ लोक नृत्य थे जो आप सभी को पता होना चाहिए था। पंजाब के बारे में ये बेसिक नॉलेज थी, तो आपको याद रखना है। एंड अब डिस्कस करते हैं सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 10th है। हाल ही में कौन सा देश जो है इजराइल में अपना पहला दूतावास खोलेगा? विच कंट्री विल ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी इन इजराइल रिसेंटली? तो अभी हाल ही में फर्स्ट एम्बेसी जो है इजराइल जो है अपना एम्बेसी खोलने वाला है किस कंट्री में? तो करेक्ट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन सी, यानी फिजी। ओके, फिज मैंने गलत बोल दिया।
ओके तो फिजी जो है, अभी फिजी में अभी हाल ही में इजराइल जो है अपना पहला दूतावास खोलने वाला है, तो याद रखिएगा। एंड अब डिस्कस करते हैं डे ऑफ द वर्ड। तो डे ऑफ द वर्ड का जो आज वर्ड है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वर्ड जो है ट्रोड्यूस है, ट्रोड्यूस। ओके ट्रोड्यूस का मीनिंग क्या होता है? बदनाम करना। तो याद रखिएगा ट्रोड्यूस का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? बदनाम करना। बदनाम करने से मतलब क्या होगा? कलंक लगाना बोल सकते हैं, निंदा करना बोल सकते हैं। तो ओके अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल के लिए, तो ऐसे हम बोल सकते हैं इसे, स्पीक बैडली ऑफ और टेल लाइज अबाउट समवन सो एज टू डैमेज देयर रेपुटेशन। तो अगर हमें किसी की रेपुटेशन के लिए, मतलब कि हम किसी की रेपुटेशन को अगर खराब करना चाहते हैं तो इस वर्ड का यूज कर सकते हैं ट्रेड्यूस। तो ट्रेड्यूस का मीनिंग होता है बदनाम करना, कलंक लगाना या फिर निंदा करना। तो याद रखिएगा आप सभी को इस वर्ड्स के ऊपर मेक द सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।